आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह परिवार में। हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने सितंबर माह का करंट अफेयर्स पूरा देख लिया है, साथ ही साथ उसके जो महत्वपूर्ण जो तथ्य और बनते थे उनके ऊपर भी चर्चा कर ली है। आज हम लोग करंट अफेयर्स जो अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर्स है उसके फर्स्ट पार्ट पे चर्चा करेंगे। जो अब तक जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने योग्य हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, जो जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो तथ्य हैं, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है मिलक नदी चर्चा में है, वह कहाँ पे स्थित है। कह रहा है जो मिलक नदी है अभी हाल ही में चर्चा में रही, यह कहाँ पे स्थित है और ये मिलक नदी चर्चा में क्यों रही। ये जो मिलक नदी है अभी हाल ही में, इस मिलक नदी में एक मछली पाई गई है। वो जो मछली है वो ऐसी मछली है जैसे गिरगिट होते हैं, गिरगिट की तरह वो रंग बदल लेती है, तो इसलिए इस मछली को क्या कहा गया है, गिरगिट मछली कहा जाता है। गिरगिट मछली कहा जाता है। गिरगिट मछली कहा जाता है इसको, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली मछली की प्रजाति है। और ये जो मछली है हमेशा मीठे पानी में पाई जाती है। इसकी और तो एक विशेषता, इस मछली का जो नामकरण किया गया है वो क्या नामकरण किया गया है, बादिश लीमा कुमी। इस मछली को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, बादिश लीमा कुमी। लीमा कुमी, इस मछली का जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, बादिश लीमा कुमी। और ये जो नामकरण किया गया है वो, ये जो नामकरण किया गया है वो नागालैंड की में एक कॉलेज है जिसका नाम है फजल अली कॉलेज। उस फजल अली कॉलेज के प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है लीमा कुम। लीमा कुम, इनका नाम है लीमा कुम। इन्हीं लीमा कुम के नाम पर ही उस मछली को क्या नाम दिया गया है, बादिस लीमा कुमी नाम दिया गया है। और ये जो मछली है क्यों चर्चित है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है, इसलिए क्या कहा जाता है, ये गिरगिट मछली भी कहा जाता है इसको। तो पहले का जो सही उत्तर है वो क्या है, पहले का जो सही उत्तर है वो नागालैंड। जो मिलक नदी है, जो मिलक नदी कहाँ बहती है, नागालैंड में बहती है। अभी हाल ही में मिलक नदी चर्चा में रही। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड, नागालैंड का जो गठन होता है वो कब हुआ, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को इसका गठन होता है। कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। और ये कई बार पूछा है भारत का कौन सा राज्य बना, तो जो नागालैंड है वो भारत का 16वां राज्य बनता है। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनता है। और नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है, कोहिमा। और पूछ दे जो नागालैंड है उसका सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है, उसके सबसे बड़े शहर का नाम क्या है, तो दीमापुर। नागालैंड के जो सबसे बड़े शहर का नाम है उसका क्या नाम है, दीमापुर है। लेकिन नागालैंड की राजधानी क्या है, वो क्या है, कोहिमा है। और इसका गठन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। और ये भारत का 16वां राज्य बना था। वर्तमान में जो नागालैंड है, नागालैंड की जो सीएम है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, नेफियो रियो। नेफियो रियो, ये जो है ये क्या है, ये नागालैंड के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के जो अभी राज्यपाल हैं, राज्यपाल का क्या नाम है, वहाँ के नागालैंड के राज्यपाल का जो नाम है वो है एल गणेशन। एल गणेशन, इनका जो नाम है वहाँ के राज्यपाल का, उनका क्या नाम है, एल गणेशन नाम है। अब जाते हैं वहाँ से थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं नागालैंड के बारे में ही। नागालैंड में जो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो कुल कितनी है, 60 है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कई बार पूछता है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी राज्य हैं वहां से प्रश्न बनने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो जो नागालैंड है वहां पे विधानसभा में कुल कितनी सीट है, 60 सीट है। लोकसभा में कितनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में 1 है। और राज्यसभा में भी कितनी सीट है, 1 सीट होती है। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता ही पूछता है। अब देख लेते हैं जो नागालैंड है उसकी सीमा, सीमा से भी प्रश्न आता है कि उसकी सीमा किससे लगती है। तो जो नागालैंड है उसके पश्चिम में जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, पश्चिम में जो सीमा लगती है वो असम से लगती है। किससे लगती है, असम से लगती है। और उसके उत्तर में किसकी सीमा लगती है, जो उत्तर में है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर में किसकी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और आ जाते हैं पूर्व में, जो पूर्व में इसकी जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, म्यांमार से। म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। और दक्षिण में इसकी जो सीमा लगती है वो मणिपुर से लगती है। अब थोड़े कुछ ऐसे वहाँ की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो प्रमुख जनजातियां हैं, जनजातियों से भी प्रश्न पूछ लेता है। जो कुकी जनजाति है, कुकी, वो कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। और जो लोथा, लोथा जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती है। और ओचुरी, ओचुरी, ओचुरी जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती है। और एक होता है चांग, चांग जनजाति और कचहरी जनजाति, कचहरी,
ये सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? नागालैंड में पाई जाती हैं। तो ये रहे नागालैंड से कुछ प्रमुख तथ्य जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो पहले का जो सही उत्तर है वो क्या है? बिलक नदी कहाँ पे स्थित है? नागालैंड में स्थित है। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो 19वां एशियाई खेल अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी हाल ही में जो 19वां एशियाई खेल संपन्न हुआ है, कहाँ पे हुआ है? चीन के हांगझो में संपन्न हुआ है। 19वां एशियाई खेल अभी संपन्न हुआ है कहाँ पे? चीन में संपन्न हुआ है। चीन के हांगझो शहर में संपन्न हुआ है और ये 19वां एशियाई खेल था। कह रहा है कि इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। ये भारत ने इस बार रिकॉर्ड बनाया कि अब तक जो 18 एशियाई खेल हुए हैं, उन 18 एशियाई खेलों में कभी भी भारत ने शतक नहीं लगाया था, 100 तक पदकों की संख्या नहीं पहुंचाई थी। इस बार पहली बार भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? 100 पदक जीते, 107 पदक जीत लिए हैं, शतक लगा दिया है। तो इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। अब आ जाते हैं भारत के जो पदकों की जो संख्या रही, भारत ने क्या क्या जीते? 107 पदकों में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल 28 क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। और 38 रजत पदक जीते हैं और 41 क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। इन सबको मिला के कितने कुल पदक जीत गए? 107 पदक भारतीय टीम ने जीते हैं। तो भारतीय टीम 107 पदक लेकर के किस स्थान पर रही? ये भी कई बार प्रश्न पूछ सकता है। तो ये भारतीय टीम किस स्थान पर रही? चौथे स्थान पर रही है। इस बार भारतीय टीम 19वें एशियाई खेल में चौथे स्थान पर रही है। अब शुरू के जो 3 स्थान रहे हैं वो किनको किनको मिले हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। पहले नंबर पे जो देश रहा वो कौन सा रहा है? जो मेजबान जो देश चीन। चीन पदकों की संख्या में पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा। चीन ने कुल 383 पदक जीते। कितने पदक जीते ये भी पूछ सकता है। और इसमें से इतने स्वर्ण कितने जीते हैं? तो स्वर्ण पदकों की जो कुल संख्या है वो 201 जीते हैं चीन ने। भारत ने जितने कुल पदक नहीं जीते उससे लगभग दोगुने के बराबर इसने चीन ने स्वर्ण जीत लिया है। तो पहले स्थान पे 19वें एशियाई खेल में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? चीन। इसने पदक कुल कितने जीते हैं? 383। इसमें स्वर्ण कितने हैं? 201। अब दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? दूसरे स्थान पे जापान। जापान जापान ने कुल कितने पदक जीते हैं? जापान ने 188 पदक जीते हैं। कुल जो पदक जीते हैं वो कुल कितने जीते हैं? 188 पदक जीते हैं। इस 188 पदकों में जापान ने स्वर्ण कितने जीते हैं? स्वर्ण 52 जीते हैं। 52 पर जो है वो क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो तीसरे स्थान पे रिपब्लिक जो कोरिया है, जिसे दक्षिण कोरिया आप लोग कहते हैं, रिपब्लिक कोरिया ने कितने कुल पदक जीते हैं? 190 पदक जीते हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि जापान ने 188 पदक जीते हैं, लेकिन ये दूसरे स्थान पे है। और लेकिन रिपब्लिक कोरिया ने 190 पदक जीत करके ये तीसरे स्थान पे है। इसलिए है क्योंकि इसने जो स्वर्ण है, स्वर्ण पदकों की संख्या इसकी ज्यादा है और इसके स्वर्ण पदकों की संख्या कम है। तो जो रिपब्लिक कोरिया है इसने जो कुल स्वर्ण पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? रिपब्लिक कोरिया ने कुल 42 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 42 स्वर्ण पदक जीते हैं। और जापान ने कुल कितने जीते हैं? 52 जीते हैं, 52 जीते हैं। इसलिए दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे जापान है और तीसरे नंबर पे रिपब्लिक कोरिया, चौथे नंबर पे भारत है। 20वां इसी में देखते हुए चलते हैं। 19वां ये जो राष्ट्रीय खेल हुआ ये कहाँ पे हुआ? चीन के हांगझो शहर में हुआ। 18वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कहाँ होता है? इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुआ था। 20वां जो राष्ट्रीय खेल होगा वो कहाँ पे होगा? 20वां जो राष्ट्रीय खेल होगा वो 2027 में होगा। प्रत्येक 4 वर्ष पे ये एशियाई खेल खेले जाते हैं। ये जो एशियाई खेल खेला गया 2023 में, ये 2022 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण 2022 में ये एशियाई खेल संपन्न नहीं हो पाए थे। इसलिए ये जो 2022 का जो एशियाई खेल हुआ वो कब हुआ? 2023 में ये खेल संपन्न हुआ। तो जो 20वां जो एशियाई खेल 2027 में जो संपन्न होगा वो कहाँ पे होगा? जापान के नागोया शहर में होगा। कहाँ पे होगा? जापान के नागोया शहर में। इस बार जो 2023 में 19वां राष्ट्रीय एशियाई खेल हुआ है इसमें 2 खेल और नए शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? पहला पूछ सकता है 2 नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए? जो पहला खेल शामिल किया गया है वो शामिल किया गया ई स्पोर्ट्स। पहला जो खेल शामिल किया गया क्या शामिल किया? ई स्पोर्ट्स। दूसरा ब्रेक डांसिंग। तो ये 2 नए खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 19वें एशियाई खेल में 2 नए खेल शामिल किए गए हैं। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। और जो भारत ने 107 पदक जीते हैं, भारत ने जो कुल 107 पदक जीते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं भारत ने एथलेटिक्स में जीते हैं। किसमें जीते हैं? एथलेटिक्स में जीते हैं भारत ने। एथलेटिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। कुल 29 पदक एथलेटिक्स में जीते हैं। इसमें से स्वर्ण पदक कितने हैं? तो स्वर्ण कितने हैं? टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं एथलेटिक्स में भारत ने। लेकिन वही पूछ दे कि भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है, तो एथलेटिक्स में नहीं जीता है। किसमें जीता है? निशानेबाजी में। निशानेबाजी में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है। कितने पदक जीते हैं? 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। 7 स्वर्ण पदक के साथ कुल कितने पदक जीते हैं? 22। लेकिन एथलेटिक्स में कुल कितने जीते हैं? 29। अगर पूछ दे भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, तो एथलेटिक्स में जीते हैं 29। भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, तो निशानेबाजी में कितने जीते हैं? 7। तो ये रहे 19वें एशियाई खेल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो
दूसरे का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, 107 पदक। अब कह रहा है प्रश्न नंबर तीसरा, ये भी 19वें एशियाई खेल से ही संबंधित है। कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया। जब फ्लैग मार्च होता है तो कह रहा है उस समय जो भारतीय दल का जो नेतृत्व तिरंगा झंडा लेकर आगे चलने वाले खिलाड़ी कौन कौन से थे उसके बारे में पूछ रहा है। जो फ्लैग मार्च जब करते हैं तो कह रहा है उस उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया। विकल्प दे रहा है, कह रहा है कि हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन या फिर 2 और 3 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है, जब 19वां राष्ट्रीय खेल 23 सितंबर को प्रारंभ हुआ तो वहां पे जो भारत लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि जो भारतीय दल का जो नेतृत्व करने वाले जो खिलाड़ी थे वो कौन थे, हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। इन दोनों ने भारतीय दल का समय नेतृत्व किया था। कब, जब उद्घाटन समारोह हो रहा था उस समय भारतीय टीम का नेतृत्व इन्हीं दोनों ने किया था। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, चौथा सही उत्तर होगा। और यहीं से एक और प्रश्न पूछ सकता है, कह देगा कि जो 19वां एशियाई खेल अभी समाप्त हुआ है 23 सितंबर से लेकर के, ये भी पूछ सकता है कब से कब तक चला, 23 सितंबर से लेकर के जो एशियाई खेल 8 अक्टूबर तक चला, 8 अक्टूबर को जो संपन्न हुआ है उसका शुभांकर क्या था। तो उसका शुभांकर जो है वो क्या है, चेन चेन कांग कांग लियान लियान। ये जो 19वां एशियाई खेल 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक चला चीन के हांगझोउ शहर में, इसका जो शुभांकर था वो क्या था, चेन चेन कांग कांग लियान लियान इसका शुभांकर था। इन तीनों को, ये तीनों क्या है, एक रोबोट के नाम है, रोबोट हैं। इन तीनों को मिला करके क्या नाम दिया गया, मेमोरीज ऑफ, इन तीनों को मिला करके क्या नाम दिया गया है, मेमोरीज ऑफ जियांग। क्या नाम दिया गया, मेमोरीज ऑफ जियांग, मेमोरी ऑफ जियांग इसका जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है, मेमोरीज ऑफ जियांग दिया गया है। तो इसका शुभांकर पूछ दे तो आप लोग बताएं क्या, चेन चेन कांग कांग लियान लियान इसका शुभांकर रहा है। ये हो गया उद्घाटन समारोह का। यहीं से पूछ दे कि जो समापन समारोह हुआ उस समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया। तो जो समापन समारोह है वहां पे जो भारतीय दल का जो नेतृत्व किया वो हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं, जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं हॉकी टीम के, जो गोलकीपर क्या नाम है उनका, PR श्रीजेश, PR श्रीजेश। हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश ने समापन समारोह, जब 8 अक्टूबर को समापन समारोह हुआ एशियाई खेलों का, 19वें एशियाई खेलों का, उस समय जो भारतीय दल का नेतृत्व किया वो किसने किया, PR श्रीजेश ने किया। हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने किया। तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो क्या है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा जो प्रश्न है वो भी एशियाई खेल से ही संबंधित है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल में पुरुष क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर गोल्ड जीता। आप सभी को पता है कि जो 19वां एशियाई खेल अभी संपन्न हुआ है इसमें जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी भाग लिया था तो उसने स्वर्ण पदक जीता। तो कह रहा है कि ये स्वर्ण पदक किस टीम को हरा के जीता है। तो ये जो भारतीय टीम ने जो स्वर्ण पदक जीता है वो अफगानिस्तान की टीम को हरा के जीता है। क्योंकि फाइनल में बारिश के कारण फाइनल पूरा नहीं हो पाया था, बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन नेट रन रेट के आधार पे जो विजेता घोषित किया गया वो किसे घोषित किया गया, भारत को घोषित किया गया। और ये मैच किसके बीच हो रहा था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हो रहा था। तो ये चौथे का जो सही उत्तर है ये क्या है, अफगानिस्तान। इससे संबंधित कुछ और चीजें जान लेते हैं हम लोग। ये जो 19वां एशियाई खेल हुआ इसमें जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भाग लिया, इस क्रिकेट टीम का जो कप्तान था वो कौन था, रोहित शर्मा नहीं, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम का कप्तान थे यहाँ पे, जिसने स्वर्ण पदक दिलाया भारतीय टीम को। साथ ही साथ कुछ और चीजें हम लोग जानते हुए चलें, समझते हुए चलें तो सही है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता तो महिलाएं क्यों पीछे रह सकती हैं। भारतीय महिलाओं ने भी 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय महिला टीम ने किसको हराया, जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका को हरा करके भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर। एक चीज और यहीं पे जोड़ लीजिए कि भारत ने घुड़सवारी में 41 साल बाद 41 ईयर्स बाद क्या जीता है, गोल्ड जीता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मैं पहले करा चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसके पहले भारत ने 1982 ईस्वी में
घुड़सवारी में गोल्ड जीता है। उसके बाद अब जा करके 2023 के जो 19वां एशियाई खेल हैं, इसमें उसने भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न 19वें एशियाई खेल से ही कह रहा है कि जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिफत कौर समरा, ये एक नाम है, सिफत कौर समरा, इनका संबंध किस खेल से है? इस तरह से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा खेल खेलता है, कौन सा खेल खेलती है, और ये इसका संबंध किस राज्य से, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो सिफत कौर समरा है, इसका जो संबंध है, पूछ रहा है पांचवा प्रश्न, इसका संबंध किससे? हॉकी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, नौकायन से। तो सिफत कौर समरा का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है, शूटिंग से है। ये चर्चा में क्यों है, इनका नाम महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभी 19वें एशियाई खेलों में क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। विश्व रिकॉर्ड के साथ 50 मीटर राइफल में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है, स्वर्ण पदक जिताया है। किसने? सिफत कौर समरा। इसीलिए ये सिफत कौर समरा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये सिफत कौर समरा रहने वाली कहाँ की हैं, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जो पंजाब की फरीदकोट की रहने वाली हैं, पंजाब की फरीदकोट की रहने वाली है। कौन? सिफत कौर समरा। तो पांचवें का जो सही उत्तर है वो क्या है? सिफत कौर समरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो भी 19वें एशियाई खेल से संबंधित है। क्या कह रहा है अगला जो प्रश्न है? वो कह रहा है कि पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? अभी हाल ही में पारुल चौधरी काफी चर्चा में रही है। पूछ रहा है इनका संबंध किस खेल से है? तो पारुल चौधरी का जो संबंध है वो किस खेल से? एथलीट से है। ये एथलीट खेलती हैं। चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने जो एशियाई खेल संपन्न हुआ उसमें 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कितने में? 5000 मीटर की दौड़ में जो पारुल चौधरी हैं इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये काफी चर्चा में रही। आप लोगों ने देखा कि ये जब फिनिशिंग पॉइंट था उससे कुछ समय के पहले ये पीछे चल रही थी, लेकिन अंतिम के जो कुछ सेकंड है इन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इन्होंने जोर लगाया और ये भारत को गोल्ड मेडल जिता दी। तो इसलिए ये काफी चर्चा में है। और ये पारुल चौधरी रहने वाली कहाँ की हैं? जो पारुल चौधरी रहने वाली कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है, इस मेरठ की रहने वाली हैं कौन? पारुल चौधरी। तो छठे का जो सही उत्तर है वो क्या है? एथलीट हैं। पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से? एथलीट से है। अब आ जाते हैं अगला जो प्रश्न है, सातवां जो प्रश्न है, सातवां प्रश्न भी उसी से है। सातवां प्रश्न कह रहा है पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता? अभी भारतीय क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता था, महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता, तो पुरुष हॉकी टीम क्यों पीछे रहती? पुरुष हॉकी टीम ने भी भारत को 19वें एशियाई खेल में क्या जिताया है? गोल्ड मेडल दिया है, गोल्ड मेडल जिताया, गोल्ड मेडल प्रदान दिलाया है भारत को 19वें एशियाई खेल में। तो पूछ रहा है किस देश को हरा के इसने जीता है? तो 19वें एशियाई खेल में भारत ने किसको हराया है? ये मजबूत टीम जो कहो ना, जापान को हरा करके भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? 19वें एशियाई खेल में। 19 एशियाई खेलों में भारत का ये चौथा, हॉकी में ये चौथा गोल्ड मेडल है। इसके पहले भारत ने 1966 में और 1998 में, 1998 में और फिर 2014 में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी भारतीय हॉकी टीम ने। और अभी 2023 में फिर पुनः इसने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। अभी आपको पता है कि जो पुरुष हॉकी टीम है इसके कप्तान कौन है? अभी हम लोगों ने चर्चा की, जो 19वां एशियाई खेल था, जो उसके उद्घाटन समारोह का जो ध्वजवाहक थे, क्या नाम था? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है और इन्होंने क्या किया था? उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। इनके साथ एक और थे, कौन? मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। इन दोनों ने मिलकर के भारतीय दल का नेतृत्व किया था उद्घाटन समारोह में। तो हॉकी टीम का जो कप्तान है वो कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। हॉकी ने जीत लिया तो कबड्डी टीम क्यों पीछे रहती? तो जो पुरुष कबड्डी टीम है, जो पुरुष कबड्डी टीम है, इसने भी
19वें एशियाई खेल में क्या जीता है, भारत को गोल्ड मेडल जिताया है, गोल्ड दिलाया है किसने, पुरुष कबड्डी टीम ने भी गोल्ड दिलाया है किसमें, कबड्डी में। पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान कौन है इस समय, फजल अत्राचली, फजल अत्राचली। जो फजल अत्राचली हैं ये पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान हैं और पुरुष कबड्डी टीम ने 19वें एशियाई खेल में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा के जीता है ये भी प्रश्न बन सकता है कि पुरुष कबड्डी टीम ने किस टीम को हरा करके भारत को गोल्ड दिलाया, तो भारत ने किसको हराया है कबड्डी में, ईरान को हरा करके, ईरान, ईरान की मजबूत टीम को हरा करके भारत ने गोल्ड जीता है। तो पुरुष आगे आगे चल रही थी, महिलाएं क्यों पीछे रहेंगी, तो महिला कबड्डी टीम ने भी 19वें एशियाई खेल में भारत को क्या दिलाया है, गोल्ड मेडल दिलाया है। महिला कबड्डी टीम ने भी भारत को क्या दिलाया, गोल्ड दिलाया है। तो महिला कबड्डी टीम ने किसको हराया है, ताइवान को, चीनी ताइपे या ताइवान, महिला कबड्डी टीम ने ताइवान को हरा करके 19वें एशियाई खेल में भारत को क्या दिलाया, गोल्ड मेडल दिलाया है, स्वर्ण पदक दिलाया है। अब पूछ दे कि जैसे पुरुष कबड्डी टीम के जो कप्तान हैं वो फजल अत्राचली हैं, तो वहीं महिला कबड्डी टीम के कप्तान कौन है, कौन है, तो ये पूछ दे तो कौन है इस समय जो महिला कबड्डी टीम की कप्तान है उनका क्या नाम है, रितु नेगी है, रितु नेगी, रितु नेगी महिला कबड्डी टीम की कप्तान है। तो ये जो 4-5 गोल्ड जीते हैं भारत ने, ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। तो 7वें का जो सही उत्तर है कि पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को एशियन गेम्स में, किस देश को हराकर एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, तो किस देश को हराया, जापान को हराकर गोल्ड जीता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां जो प्रश्न है, 8वां प्रश्न भी उसी से संबंधित है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है अविनाश साबले, ये भी चर्चा में है, अविनाश साबले का संबंध किस खेल से है। तो ये जो अविनाश साबले हैं इनका जो संबंध है ये इनका किससे है, स्टीपल चेज से है, स्टीपल चेज या ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड एक खेल है, स्टीपल चेज या ट्रैक एंड फील्ड, इनका संबंध, अवनीश साबले का संबंध इसी स्टीपल चेज या ट्रैक एंड फील्ड से है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने इस ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। स्टीपल चेज में या ट्रैक एंड फील्ड में जो ये अविनाश साबले हैं इन्होंने भारत को क्या दिलाया है, पहली बार भारत ने इस खेल में क्या जीता है, गोल्ड जीता है, पहली बार। इसके पहले इस खेल में भारत ने कभी भी गोल्ड नहीं जीता था, इसलिए ये और महत्वपूर्ण है। इसलिए हाल फिलहाल अविनाश साबले क्या है चर्चा में, इन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेज में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और ये जो अविनाश साबले हैं ये रहने वाले कहाँ के हैं, जो अभिलाष साबले हैं, अविनाश साबले, ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले, ये महाराष्ट्र के निवासी हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न बन सकता है, पूछ दे कि अदिति अशोक का संबंध किससे है, पूछ दिया अगर प्रश्न, एक और प्रश्न, अदिति अशोक अभी हाल फिलहाल ये भी चर्चा में रही है कि अदिति अशोक का संबंध किससे है। तो जो अदिति अशोक है इनका जो संबंध है वो गोल्फ से है, किससे है, गोल्फ। ये चर्चा में क्यों है कि अदिति अशोक ने 19वें एशियाई खेल में भारत को पहली बार गोल्फ में क्या दिलाया है, रजत पदक दिलाया है, रजत पदक दिलाया है। तो ये इसलिए हाल फिलहाल काफी चर्चा में है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। आ जाते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न कह रहा है 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो 2023 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया है, जॉन फॉसे को दिया गया है। चूंकि साहित्य हम सबकी आत्मा है, उसका संबंध हमारी आत्मा से है, तो कह सकते हैं कि जो साहित्य का नोबेल, साहित्य हमारी क्या है, जान है। तो इस बार का याद करने के लिए 2023 के साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, जॉन फॉसे को दिया गया। ये जॉन फॉसे रहने वाले कहाँ के हैं, जॉन फॉसे रहने वाले कहाँ के हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने हैं। इनको किस कृत पे साहित्य का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वो किस पे दिया गया है, अनुभव, अनुभव नाटकों और गद्य, नाटकों
और गद्य के लिए इनको क्या दिया गया है, 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको, जॉन फासे को दिया गया है। अब इसमें जो कुछ विकल्प हैं इनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। क्लाडिया गोल्डिन, ये जो क्लाडिया गोल्डिन है, इन्हें 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे, क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। जो ये क्लाडिया गोल्डिन है, ये इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। ये जो दिया गया है इनको, किसके ऊपर दिया गया है, इन्होंने एक रिसर्च किया कि श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाना। इन्होंने एक रिसर्च किया, क्या, श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाना, इसके ऊपर इन्हें रिसर्च किया था। इसीलिए क्लाडिया गोल्डिन को क्या दिया गया, 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार अर्थव्यवस्था शुरू किया गया, वो 1900 जब प्रारंभ हुआ था, 1901 ईस्वी में जब नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया, उस समय ये नहीं दिया जा रहा था। 1901 में जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कितने, 5 श्रेणियों में दिया गया। 5 श्रेणियां थी जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसकी स्थापना, नोबेल पुरस्कार देने की स्थापना कब हुई थी, 1895 में हुई थी, लेकिन देना प्रारंभ कब किया गया था, 1901 ईस्वी में दिया गया था। उसमें अर्थशास्त्र शामिल नहीं था, इकोनॉमिक्स शामिल नहीं था। ये कब शामिल किया गया, 1968 ईस्वी में पहली बार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो जो क्लाडिया गोल्डिन है, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, 2023 के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक और विकल्प है चर्चा में, नरगिस मोहम्मदी, ये भी चर्चा में है। नरगिस मोहम्मदी ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इन्हें हाल ही में 2023 का जो पीस नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। क्या, क्यों दिया गया है, क्योंकि ईरान में जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ तथा मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता के लिए ये संघर्ष करती रहती हैं, और अभी भी ये क्या है, इसी संघर्ष के कारण अभी ये नरगिस मोहम्मदी जेल में बंद है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ईरान की रहने वाली हैं। कौन, नरगिस मोहम्मदी। तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया, वो किसको दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और नरगिस मोहम्मदी रहने वाली कहाँ की हैं, ईरान की रहने वाली हैं। क्यों दिया गया, क्योंकि ये महिला उत्पीड़न और मानवाधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती रहती हैं, और अभी भी ये जेल पे है। और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया क्लाडिया गोल्डिन को, और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया जॉन फासे को दिया गया। अब बचते हैं अंतिम जो चौथे, ये क्यों चर्चा में है, ये जो वेंकटरामन रामकृष्णन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 2009 ईस्वी में इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत के लिए पहला, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बने थे। क्या नाम है इनका, वेंकटरामन रामकृष्णन। तो 2009वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, कि जो जॉन फासे हैं उन्हें क्या मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वुमेन लाइफ फ्रीडम किस देश के प्रदर्शनकारियों का आदर्श वाक्य है। ये वुमेन लाइफ फ्रीडम एक वाक्य है, कह रहा है कि ये किस देश के जो प्रदर्शनकारी हैं उनका आदर्श वाक्य है। तो ये जो वुमेन लाइफ फ्रीडम है, ये ईरान के जो प्रदर्शनकारी हैं, इन प्रदर्शनकारियों का ये आदर्श वाक्य। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जो नरगिस मोहम्मदी हैं, उन्होंने आंदोलन जो चलाया महिला उत्पीड़न के खिलाफ और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, उसके लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक आदर्श वाक्य दिया था। उसका क्या कहा था, वुमेन लाइफ फ्रीडम। तो ये नरगिस मोहम्मदी द्वारा चलाया गया है, उनके द्वारा दिया गया है, आदर्श वाक्य है, सूक्त वाक्य है क्या, वुमेन लाइफ फ्रीडम। तो ये कहाँ के प्रदर्शनकारी हैं, ईरान के। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो 10वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, ईरान। अब आ जाते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां जो प्रश्न है, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 11वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दिल्ली में अपने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है।
अभी आप लोग हाल ही में खबर में सुने होंगे कि जो अफगानिस्तान है, चूंकि अफगानिस्तान में इस समय किसकी सत्ता है, तालिबानियों की सत्ता है, तो उन लोगों ने क्या किया है, भारत से संबंध समाप्त करने के लिए तो दिल्ली में जो दूतावास थे अफगानिस्तान के उसको बंद करने का निर्णय लिया, उसको बंद कर दिया है। ये जो भारत में जो अफगानिस्तान के जो दूतावास थे 22 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहा था ये दूतावास भारत में। लेकिन अब जब तालिबानी वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में, तो उन्होंने क्या किया, भारत से अपने संबंध समाप्त करने के लिए यहाँ पे उन्होंने भारत में जो दूतावास है दिल्ली में उसे बंद करने का निर्णय लिया और उसको बंद कर दिया। तो 11वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, अफगानिस्तान। अब आ जाते हैं 12वें नंबर पे। 12वां जो प्रश्न नंबर जो 12वां है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल गाजा पट्टी की जो चर्चा चल रही है फिलिस्तीन और फिर इजराइल के बीच की, इसी तरह का कुछ यहाँ पे भी विवाद चल रहा है। अजरबैजान और एक और जो आर्मीनिया जो देश है, इन दोनों के बीच भी यहाँ पे विवाद चलता है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रश्न कह रहा है कि नागोर्नो कह रहा है नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कह रहा है कि नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो ये जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, ये भौगोलिक रूप से तो अजरबैजान में स्थित है, लेकिन इस पे जो इसके बगल में जो सटा हुआ एक देश है आर्मीनिया, आर्मीनिया आर्मीनिया भी इस पे ऊपर अपना दावा करता है कि ये जो नागोर्नो काराबाख है ये हमारा क्षेत्र है। ये वहाँ पे यूरोप और एशिया के मध्य में बसा हुआ है जो अजरबैजान है, लेकिन भौगोलिक रूप से अजरबैजान कहाँ आता है, एशिया का ही भाग माना जाता है। और ये जो नागोर्नो काराबाख है ये बहुत एकदम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र को लेकर के काफ़ी विवाद रहता है। ये चर्चा में इसलिए कि हाल ही में अजरबैजान ने इसके ऊपर कार्रवाई की जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो ये जो नागोर्नो काराबाख है ये भी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में है। तो ये गाजा पट्टी को छोड़ के यहाँ से भी प्रश्न ले सकता है आप सभी को उलझाने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जान लेते हैं थोड़ा बहुत अजरबैजान के बारे में। तो जो अजरबैजान है इसकी जो राजधानी है वो क्या है, अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। और इसकी जो राष्ट्रपति हैं अजरबैजान की वो कौन है, इल्हाम इलीव, इल्हाम इलीव, इलीएव। अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू, और राष्ट्रपति कौन है, इल्हाम इलीव। आ जाते हैं एक और जिसके साथ इसका विवाद है, आर्मेनिया। आर्मेनिया के बारे में भी जान लेते हैं। आर्मेनिया की जो राजधानी है वो क्या है, येरेवान, येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, अरमिन सारगस्थान, अरमिन सारगस्थान। अरमिन सारगस्थान क्या है, आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं। तो 12वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, वो अजरबैजान में स्थित है। अब आ जाते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ। अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 5 अक्टूबर से क्रिकेट का जो महाकुंभ है विश्व कप वो प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ, 5 अक्टूबर से। ये भी पूछ सकता है तो इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ। आप सभी को पता है कि इस बार जो क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी है वो कौन कर रहा है, अपना देश भारत कर रहा है। और इस खेल की शुरुआत कहाँ पे हुई है, जो सबसे बड़ा स्टेडियम जो है जो गुजरात का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यहाँ पे जो ये क्रिकेट विश्व कप प्रारंभ हुआ है। इस क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। और इस खेल में प्रारंभ उद्घाटन किन किन दो देशों के बीच हुआ, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। तो 13वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ है। 13वें का सही उत्तर चौथा विकल्प। अब आ जाते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे जलीय जीव घोषित किया है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन को क्या घोषित किया है, डॉल्फिन को जलीय
जीव घोषित किया है? डॉल्फिन को क्या घोषित किया? जलीय जीव घोषित किया। उत्तर प्रदेश। अब आ जाते हैं 15वें प्रश्न में। 15वां प्रश्न कह रहा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है से हाल ही में ये किसे नियुक्त किया गया है? के एन शांता कुमार। के एन शांता कुमार को हाल ही में जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पीटीआई है, पीटीआई का हेड नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को इस पीटीआई की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है। पीटीआई की राजधानी, पीटीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो 15वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? के एन शांता कुमार हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ पीटीआई के हेड बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में जान लेते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत के महान क्रिकेटर रहे हैं। अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि अभी जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा है, जो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, तो आईसीसी ने क्या किया है, जो सचिन तेंदुलकर हैं इनको विश्व कप क्रिकेट के लिए वैश्विक राजदूत घोषित किया है। वैश्विक राजदूत घोषित किया है। किसको? किसको घोषित किया है? सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत घोषित किया। किसने? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। अब आ जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये भारत के सबसे सफलतम कप्तान हैं। लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जियो मार्ट ने इन्हें अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो मार्ट ने अभी हाल फिलहाल में ही धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसलिए ये चर्चा में हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? किस राज्य ने भारत का पहला कचरा बैंक शुरू किया है? हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है इसने कचरे से निदान के लिए, निपटारे के लिए कचरा बैंक का शुरू किया, जो भारत का पहला कचरा बैंक है। आप सभी को पता है कि हम सभी भारतवासी किससे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं? कचरे से परेशान रहते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने इससे निदान के लिए, निपटारे के लिए कचरा बैंक शुरू किया है। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। इसके साथ दो और राज्यों की स्थापना हुई थी। कैसे? छौजा, जैसे छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसे उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। तीनों राज्यों की स्थापना एक साथ होती है। तो इस समय जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर धामी। पुष्कर पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो क्या है? उत्तराखंड के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो ये उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से तथ्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अब आ जाते हैं अगला जो प्रश्न है, 17वां जो प्रश्न है, कह रहा है कि जो मोहम्मद मोइजू नाम दे रहा है, कह रहा है जो मोहम्मद मोइजू हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो मोहम्मद मोइजू है हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जान लेते हैं थोड़ा सा मालदीव के बारे में। तो जो मालदीव है, मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? मालदीव रुपया है। मालदीव रुपया। जो मालदीव है यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? माले है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? मालदीव रुपया है। और यहाँ पे अब सरकार किसकी है? जो ये मोहम्मद मोइजू हैं ये किस पार्टी से हैं? ये भी प्रश्न बनता है। तो ये किस पार्टी से हैं? पीपुल्स नेशनल कांग्रेस। पीपुल्स नेशनल कांग्रेस
ये जो हैं ये किस पार्टी से हैं? पीपुल नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। कौन? मोहम्मद मोइजी, जो हाल ही में मालदीव के क्या चुने गए हैं? राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब आ जाते हैं तंजानिया। तंजानिया के बारे में भी जान लेते हैं। इसलिए जान लेते हैं क्योंकि ये भी तंजानिया महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तंजानिया की जो पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं वो अभी 8 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच भारतीय दौरे पे आई हुई थी, इसलिए यहाँ से प्रेसिडेंट बनने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। तंजानिया तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहू। सामिया सुलूहू सुलहू सामिया सुलहू तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलहू हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि अभी ये भारत की राजकीय यात्रा पे हैं, थी कब से? 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ये थी, इसलिए ये तंजानिया की राष्ट्रपति और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि ये और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि किसने दी है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? सामिया सुलहू को प्रदान किया गया है। सामिया सुलहू क्या है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तंजानिया जो है इसकी राजधानी क्या है? डोडोम है। डोडोम इसकी राजधानी भी इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल यहाँ की जो मुखिया है वो भारत के दौरे पे थी। आ जाते हैं ईरान। ईरान के बारे में भी देख लेते हैं। ईरान भी चर्चा में है जब से फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चर्चा में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो गाजा पट्टी को लेकर के, तो ईरान उसमें काफी हस्तक्षेप कर रहा है, तो ईरान भी चर्चा में है। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तेहरान। और तेहरान जो ये ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? हसन रूहानी। हसन रूहानी। हसन रूहानी क्या है? ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आ जाते हैं अजरबैजान। अजरबैजान के बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा कर ली है, सब कुछ चर्चा कर ली थी कि इसके राष्ट्रपति कौन है और इसके राजधानी क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को याद आ जाए। तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। बाकू। और इसकी राष्ट्रपति कौन है? इल्हाम इल्हाम एलिएव। इलीएव जो अजरबैजान है इसकी क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो मोहम्मद मोइजू 17वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आ जाते हैं 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, वह कौन कौन से हैं? तो कह रहा है कि जो 3 नए जिले बनाने की घोषणा जो की गई है वो कह रहा है कौन कौन से हैं। तो पहला दे रहा है कुचमन सिटी, सुजानगढ़, मालपुरा, या चौथा उपर्युक्त सभी। अगर आप लोग अभी न्यूज से जुड़े रहे होंगे तो पेपर में आया था कि जो राजस्थान सरकार है उसने क्या किया है, कुचमन सिटी, सुजानगढ़, मालपुरा नामक 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की है। हाल ही में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो 18वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? उपर्युक्त सभी। ये तीनों नए जिले बनाए जा रहे हैं। कहाँ पे? राजस्थान में बनाए जा रहे हैं। जान लेते हैं थोड़ा सा राजस्थान के बारे में। राजस्थान के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? राजस्थान के। राजस्थान की राजधानी क्या है? भोपाल राजस्थान की राजधानी है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है राजस्थान से। तो 18वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? उपर्युक्त सभी। अब आ जाते हैं कि 19वां जो प्रश्न है, 19वां प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किस जनपद को बनाने की घोषणा की गई है। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने क्या घोषणा की है कि जो अयोध्या है, अयोध्या को भारत का पहला सौर शहर बनाया जाएगा। तो 19वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? तीसरा सही है। अयोध्या अयोध्या को सौर शहर बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ।
अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 20वां जो प्रश्न कह रहा है, 20वां प्रश्न कह रहा है कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। कह रहा अभी हाल ही में कृषि विज्ञान कांग्रेस का 16वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ये कहाँ पे किया गया। तो कह रहा है कि ये जो कृषि विज्ञान जो है इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया, कह रहा है नई दिल्ली, प्रयागराज या फिर बेंगलुरु या कोच्चि। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, कोच्चि में। हाल ही में कोच्चि में कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अब ये कोच्चि कहाँ पे स्थित है, आप सभी को पता है कोच्चि कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, केरल। अब केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केरल का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, 1956 को केरल राज्य का गठन किया गया था। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और इस समय वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के अभी क्या है, हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं। केरल में जो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं, विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 9 सीटें हैं। और लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 20 सीटें लोकसभा की भी है। कहाँ पे, केरल राज्य में। तो 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, चौथा विकल्प सही है, कोच्चि। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए। अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा, शुरुआत हुई है 5 अक्टूबर को विश्व कप की शुरुआत हुई है भारत में, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। कह रहा है कि सबसे तेज विश्व कप में, जितने भी विश्व कप के मैच खेले हैं उसमें सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसमें से कौन कौन बने हैं, इसमें से 2 बने हैं, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा। कुछ दिन पहले डेविड वार्नर बने, 19 पारियों में इन्होंने कितने रन बनाए, 1000 रन बनाए। उसके कुछ ही दिन बाद, अगले 1 दिन में बाद ही रोहित शर्मा ने भी 19 पारी में ही 1000 रन बना दिया। तो सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले 2 खिलाड़ी हो गए, कौन कौन, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर बन गए हैं। इसके पहले जो सबसे तेज रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वर्ल्ड कप में, वो 20 पारियों में 1000 रन बनाने का था। किसका था, भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का था। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 22वां जो प्रश्न है, 22वां प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ORA की अध्यक्षता 2023 से 2025 तक किसे सौंपी गई। अभी हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक हुई। जो ये बैठक हुई वो संपन्न कहाँ पे हुई, ये बैठक अभी बांग्लादेश में संपन्न हुई है। अब तक इसका जो अध्यक्ष था वो बांग्लादेश था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था, बांग्लादेश था। अभी इसकी जो बैठक भी हुई वो कहाँ पे हुई, बांग्लादेश की हुई। लेकिन अब 11 अक्टूबर को इसकी जो अध्यक्षता वो किसको सौंप दी गई है, इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है श्रीलंका को सौंप दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, 22वें का सही उत्तर श्रीलंका है। IORA तो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, इसकी स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, 1997 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, एबेन। एबेन में इसका एबेने 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 इसका मुख्यालय है। और एबेने कहाँ पे स्थित है, ये मॉरिशस में है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में कुल सदस्यों देशों की संख्या कुल कितनी है, 23 है। तो 22वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, श्रीलंका। हाल ही में अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। अभी चक्रवात से बचने के लिए उसके लिए एक अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किया गया। ये कहाँ पे किया गया, ये गोवा में किया गया है। अब गोवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोवा है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। और इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है, वास्को द गामा है। गोवा का जो सबसे बड़ा शहर है वो क्या है, वास्को द गामा।
और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है? प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत इसके मुख्यमंत्री हैं। और इसके राज्यपाल कौन है? पी एस श्रीधरन। पी एस श्रीधरन इसके राज्यपाल हैं। कहाँ के? गोवा के। हाल ही में गोवा के राज्यपाल कौन है? पी एस श्रीधरन। गोवा लगभग 450 साल तक पुर्तगालियों ने इसके ऊपर शासन किया। इसके ऊपर शासन करने के बाद 1961 में 19 दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। कब आज़ाद कराया गया? 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद कराया गया। तो गोवा में जो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? 40 हैं। लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो 2 हैं। और राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? वो 1 हैं। तो ये रहे गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो 23वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? गोवा। आ जाते हैं 24वें प्रश्न पे। कह रहा हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा चलाया गया है? हाल ही में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसे कहा गया प्रोजेक्ट उद्भव। तो ये जो प्रोजेक्ट उद्भव चलाया गया है यह किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये पूछ रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उद्भव। आ जाते हैं 25वें प्रश्न पे। 25वां प्रश्न कह रहा है एसोसिएशन ऑफ मैनुअल फंड्स इन इंडिया का हेड किसे बनाया गया? तो पुष्कर धामी के बारे में आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड के सीएम है, नवनीत मुनोत। इन्हीं को ही एसोसिएशन ऑफ मैनुअल फंड्स इन इंडिया का हेड बनाया गया है। ये जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब होती है? 22 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। अब आ जाते हैं अगले विकल्प पे। अगला विकल्प क्या है? शिव शंकरी। शिव शंकरी भी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में 32वां जो सरस्वती सम्मान है वो प्रदान किया गया है। 32वां सरस्वती सम्मान इन्हें किस लिए दिया गया? इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है सूर्य वामसभ। सूर्य वामसभ के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। इन्हें सरस्वती सम्मान में पुरस्कार में कुल 15 लाख की धनराशि दी गई है। और यह जो पुरस्कार है इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1991 में हुई थी। शुरुआत किसने की थी? बिड़ला फाउंडेशन जो है इसका जो प्रायोजक कौन होता है? बिड़ला फाउंडेशन होता है। पहली बार जब यह पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार किसको दिया था? हरिवंश राय बच्चन को पहला 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया था। आ जाते हैं रमेश बैस। रमेश बैस के बारे में आप सभी को पता है कि जो रमेश बैस हैं ये क्या है? ये महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं। कौन है? रमेश बैस हैं। तो 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? 25वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नवनीत मुनोत एसोसिएशन ऑफ मैनुअल फंड्स इन इंडिया के हेड बनाए गए हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ खोलने का निर्णय लिया है? पूछ रहा है। तो ये जो केंद्र सरकार है ये सरक्का केंद्रीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोलने का निर्णय लिया है। ये जो वहाँ की जनजाति है समकक्का सरक्का जो जनजाति है, समकक्का सरक्का जनजाति के नाम पर ही इन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा है? सरक्का केंद्रीय जनजाति रखा है। अब आ जाते हैं तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना का जो गठन है वो कब हुआ था? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। किसका? तेलंगाना का। तेलंगाना की जो राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना में कुल जिले कितने हैं? तेलंगाना में कुल जिलों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। 33 यहाँ के जिलों की संख्या है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तमिलिसै तमिली तमिलिसै तमिलिसै सौंदरराजन। तमिलिसै सौंदरराजन कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसै सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पे जो विधानसभा की जो कुल सीट है वो कितनी है? 119 विधानसभा की सीटें हैं। और
लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी है, 17 हैं, और राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी है, 7 सीटें यहाँ पे हैं। एक और चीज यहीं पे तेलंगाना के संबंध में, तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में नाश्ता योजना की शुरुआत की है। नाश्ता, ये भी महत्वपूर्ण है, नाश्ता योजना की शुरुआत किसने की है, तेलंगाना सरकार ने की है। इसका संबंध क्या है कि जो स्कूली जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चों के लिए तेलंगाना सरकार ने एक नाश्ता योजना की भी शुरुआत की है, तो ये महत्वपूर्ण है। 26, तो इसलिए 26, इस प्रकार 26वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, तेलंगाना। आ जाते हैं 27वें प्रश्न पे। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में ऑपरेशन आयरन स्वाइडस, कह रहा है ऑपरेशन आयरन स्वाइडस किसके द्वारा प्रारंभ किया है, कौन से देश ने आयरन स्वाइडस प्रारंभ किया है। तो ये जान लेते हैं कि जो आयरन स्वाइडस है, आप सभी को ये चर्चा में है और ये आप सभी लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये काफी चर्चा में है। तो आयरन स्वाइडस जो है ये किसने शुरू किया है, इजराइल ने शुरू किया है। जो गाजा पट्टी के जो हमास आतंकी हैं, उन लोगों ने जब इजराइल पर हमला किया सबसे पहले, तो उस हमले के प्रतिकार में उसने जो ऑपरेशन शुरू किया है इजराइल ने, गाजा पट्टी में जो हमास के आतंकी हैं उन्हें समाप्त करने के लिए, उसको नाम क्या दिया है, आयरन स्वाइडस नाम दिया है। तो 22वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, इजराइल। आ जाते हैं 28वें प्रश्न पे। 28वां जो प्रश्न कह रहा है, 28वां प्रश्न कह रहा है हाल ही में मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस किसके द्वारा जारी किया गया है। तो जो ये मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस है ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई के जो हेड हैं वो कौन है, दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में जो स्टेट बैंक के जो हेड हैं वो क्या नाम है उनका, दिनेश कुमार खारा। उसका मुख्यालय कहाँ है, ये मुंबई में स्थित है। किसका, एसबीआई का, भारतीय स्टेट बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली। और वर्तमान में जो इसके हेड हैं, सीईओ हैं, वो क्या है, मल्लिकार्जुन राव। कौन है, मल्लिकार्जुन राव इसके हेड हैं, किसके, पंजाब नेशनल बैंक के। आ जाते हैं सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं आप, इसका जो मुख्यालय है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो हेड हैं श्री मटम वेंकट राव, मल्लिकार्जुन वेंकट राव नहीं, इनका नाम क्या है, श्री मटम वेंकट राव। मटम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेड हैं वर्तमान में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड हैं वर्तमान में वो कौन है, नितेश रंजन। नितेश रंजन इसके हेड हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। तो 28वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किसके द्वारा किया गया, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया गया। 29वां प्रश्न, ये भी एशियन गेम से संबंधित है। 29वां प्रश्न कह रहा है कि 20वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये आप सभी को पता है कि जो 20वां एशियाई गेम्स है वो कहाँ खेला जाएगा, जापान के नागोया शहर में ये खेला जाएगा। जापान के नागोया शहर में। अभी जो 19वां एशियाई खेल संपन्न हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो चीन के झांगझोउ शहर में हुआ। और इसके पहले जो 18वां एशियाई खेल संपन्न हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ था। और सबसे पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो 29वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, जापान। आ जाते हैं 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न कह रहा है कि जो ये डांडेली वन स्थित है, कह रहा है कि जो ये डांडेली जो वन है, अभी हाल फिलहाल ये डांडेली वन चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो यह वन है पर्यावरणीय जो बदलावों का जो सामना कर रहा है। यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल जो बहुत सारे पर्यावरण के जो चेंज हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसका ये सामना कर रहा है, तो इसलिए काफी चर्चा में है। तो दांडेली जो वन है वो कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि आयरन डोम क्या है। हाल ही में आयरन डोम बहुत ही चर्चा में है। तो आयरन डोम क्या है, मिसाइल रोधी प्रणाली है। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी जब गाजा जो पट्टी है, गाजा पट्टी के जब आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे जब कई सारे एक साथ मिसाइल फेंके, तो ये
जो इजराइल है, इजराइल ने अपनी जो मिसाइल रोधी जो उसकी प्रणाली है आयरन डोम से बहुत सारी मिसाइलों को उसने आसमान में ही मार गिराया है, तो इसलिए आयरन डोम चर्चा में है। तो ये क्या है? ये इजराइल की मिसाइल रोधी प्रणाली है। तो आप सभी को पता है कि जो इजराइल के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ की राजधानी क्या है इजराइल की? यरूशलेम है। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली नहीं, शेकेल यहाँ की मुद्रा है। तो इस तरह से 31वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? मिसाइल रोधी प्रणाली। आ जाते हैं 32वें प्रश्न में। 32वां जो प्रश्न है वो कह रहा है युवा युखंड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो युवा युखंड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा युखंड ऐप क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने क्या लॉन्च किया है? युवा युखंड ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में होती है। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और हमें पता है कि उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम बने हुए हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है? गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। तो 32वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? उत्तराखंड। अब आ जाते हैं 33वें प्रश्न पे। 33वां प्रश्न कह रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो एक अलग तरह का ये विश्व कप होता है, अलग तरह का ये वर्ल्ड कप है। कह रहा है स्पोगोमी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो स्पोगोमी विश्व कप 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जापान में किया जा रहा है। स्पोगोमी जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जापान में किया जा रहा है। स्पोगोमी क्या होता है? ये कौन सा खेल है? स्पो जो बना है, स्पोगोमी दो शब्दों से बना है। स्पो किससे बना है? स्पो स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स से क्या बना है? स्पो बना है। और गोमी हिरोई, गोमी हिरोई जो जापान में प्रसिद्ध है, गोमी हिरोई से गोमी बना है। इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया? स्पो गोमी 2023 का आयोजन जापान में किया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि इसमें 3 खिलाड़ी होते हैं, 3 ही खिलाड़ी होते हैं। और वो करते क्या हैं कि जो सार्वजनिक जो मार्ग होता है उस सार्वजनिक मार्ग से कचरा एकत्रित करते हैं। कचरा एकत्रित करते हुए जाते हैं और उसको कैसे हम दूसरे रूप में उसे यूज कर सकते हैं, इस तरह से जिसका सबसे अच्छा होता है वो ये खिताब जीत लेता है। इसमें कई सारे देश शामिल हो रहे हैं। ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है। ये खेल पहले से ही जापान में खेला जा रहा है। क्यों खेला जाता है? स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। तो स्पोगोमी जो विश्व कप है वो कहाँ खेला जा रहा है? जापान में खेला जा रहा है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 34वां प्रश्न कह रहा है शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है। इसकी जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका काम क्या है कि जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान किया जाए। जो भी अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसने क्या जारी किया गया है? क्या शुरुआत की उसने? श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सर्वश्रेष्ठ जो निजी आवासीय विद्यालयों में जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे प्रवेश दिलाना है। जो भी सीबीएसई से संबद्ध जितने भी निजी स्कूल हैं उनमें 9 से लेकर के 9वीं से 9वीं और 11वीं में प्रवेश दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें पहले आपको परीक्षा देनी होगी। जो अब उसमें आप उत्तीर्ण करेंगे तो वहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ जो स्कूल होंगे, निजी स्कूल होंगे, वहाँ पे भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। 34वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे।
35वां प्रश्न क्या कर रहा है, सत्य ज्ञान सभा और द सत्य धर्म सलाई की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, रामलिंगा स्वामी के द्वारा की गई थी। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर को इनकी 200वीं जयंती मनाई गई है, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको क्या किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। ये थे कौन, रामलिंगा स्वामी 19वीं शताब्दी के तमिलनाडु के प्रमुख कवि थे, एक प्रमुख कवि थे। इन्होंने क्या किया था, जाति व्यवस्था के ये पूर्णतः खिलाफ थे, तो इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए इन्होंने द सत्य धर्म द सत्य धर्मसलाई की स्थापना की थी। कब की थी, 1867 ईस्वी में की थी। और एक दूसरा जो इन्होंने दूसरी स्थापना जो की थी, सत्य ज्ञान सभा, सत्य सत्य ज्ञान सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी। उसकी स्थापना कब की थी, 1872 ईस्वी में की थी। इसलिए ये जो रामलिंगा स्वामी है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सभी लोगों के लिए। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में याक चुरपी, खम्पी चावल, तांगसा कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो ये जो तीनों हैं, तीनों को जीआई टैग मिला है और इन तीनों का जो संबंध है वो किससे है, अरुणाचल प्रदेश से है। तीनों का संबंध किससे है, तीनों का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में जो प्रमुख जीआई टैग मिले हैं जिनको, वो किस राज्य के हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो काला चावल को मिला है। काला चावल कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग मिला है, ये उड़ीसा में पाई जाती है हल्दी। कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर। तिरूर पान पत्ता केरल में। और जो काजी नींबू असम में। और कचई नींबू, ये महत्वपूर्ण है, कचई नींबू कहाँ किस राज्य में पाया जाता है, कचई नींबू मणिपुर में। सुंदरखा आम कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। गजक मध्य प्रदेश में। गुलबर्ग तूर दाल कहाँ पे है, कर्नाटक में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है 36वें का, वो अरुणाचल प्रदेश है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 37वां जो प्रश्न कह रहा है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पे किया गया, अमेरिका में किया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ पे स्थित है, न्यू जर्सी। उसका नाम क्या है, अक्षरधाम। ये नई दिल्ली वाला अक्षरधाम नहीं है, ये कहाँ पे स्थित है, अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया। भारत में नहीं स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका नाम क्या है, अंगकोर वाट मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो कंबोडिया में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो 37वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, अमेरिका। अब आ जाते हैं 38वें प्रश्न पे। 38वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में वन्य जीवों के अवैध व्यापार के विरुद्ध चल रही लड़ाई और इन अद्वितीय प्राणियों की सुरक्षा पर केंद्रित राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया। तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया, राजस्व खुफिया निदेशालय विभाग द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन कच्छप इसका नाम दिया गया, ऑपरेशन कच्छप। तो ये किसके द्वारा चलाया गया है, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। और ये जो ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन कावेरी, सूडान में जो भारतीय जो फंसे हुए थे वहां से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा, ये सुधार कर लीजिए, ये गंगा है, गांगा नहीं, गंगा हो गया, ये गंगा, ऑपरेशन गंगा। जो यूक्रेन और रशिया के बीच जब युद्ध चल रहा था तो वहां से जो फंसे हुए जो भारतीय जो छात्र थे उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ये जो ऑपरेशन चलाया गया था कोरोना के समय विदेश में फंसे हुए जो भारतीय थे उनको लाने के लिए जो मिशन चलाया गया था उसका क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन नाम दिया गया था।
अब आ जाते हैं 39वां जो प्रश्न है, 39वां प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो क्या है, मनाया कब जाता है? प्रत्येक 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और याद, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। और यहीं पे जो 24 जनवरी को जो मनाया जाता है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में मनाना प्रारंभ किया गया था। कब से शुरू किया गया था? 2012 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को अभी जो हाल फिलहाल में मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया गया, उसे क्या मनाया गया? राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को ही मनाया गया। और 16 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, ये मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है। ये आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि इस दिन क्या मनाया जाता है। हम सबके लिए, जीवन के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे, अगला जो प्रश्न है 40वां जो प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ढोल क्या है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा ढोल वो क्या है? वो एक जंगली कुत्ता है। जंगली कुत्ता जो हाल ही में जो ढोल है ये चर्चा में रहा। ढोल क्या है? एक जंगली कुत्ता। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि जो IUCN है, जो IUCN है, IUCN इसको क्या कर दिया है? रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय श्रेणी में रखा है। रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय श्रेणी में रखा है। किसने? IUCN ने। लेकिन हाल ही में कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर इसके ऊपर, इसके संरक्षण के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो इसलिए ये जो ढोल है ये चर्चा में है। ढोल क्या है? एक जंगली कुत्ता है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना कब हुई थी? ये जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है हाल ही में चर्चा में रहा, प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना कब हुई थी? 2021 में हुई थी। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में प्रोजेक्ट वीर गाथा का तीसरा जो संस्करण है वो मनाया गया है अभी। ये होता क्या है कि जो वीरता पुरस्कार प्राप्त जो बहादुर जो बच्चे होते हैं उनकी जो कृतियां होती हैं, कहानियों, ये जो उनकी कहानियां होती हैं उनका विवरण छात्रों के बीच प्रसारित करना होता है कि बाकी जो अन्य बच्चे हैं वो भी प्रेरित हों। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोजेक्ट वीर गाथा चलाया जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में हुई थी। तो 41वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? 2021। आ जाते हैं 42वें प्रश्न पे। 42वां जो प्रश्न है क्या कह रहा है? 42वां प्रश्न कह रहा है कि जो इचामती जो नदी है, अभी हाल ही में जो इचामती नदी चर्चा में रही वो कहाँ पे स्थित है? जो इचामती जो नदी है वो कहाँ पे स्थित है? वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये चर्चा में क्यों रही? चर्चा में इचामती नदी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है, राष्ट्रीय जो जल मार्ग जो 44 है, यहाँ पे ड्रेजिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। ड्रेजिंग का कार्य यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग जो 44 है यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो इचामती जो नदी है, ये जो इचामती नदी जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहती है, इसकी गहराई को बढ़ाना है। इसके लिए नौकायन के लिए इसकी गहराई को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इचामती नदी हाल ही में चर्चा में है। और यह इचामती नदी कहाँ पे बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है। और यह जो इचामती नदी है ये क्या होती है? भारत तथा बांग्लादेश के मध्य सीमा भी बनाती है। कौन? ये जो इचामती नदी है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाती है। आ जाते हैं जो पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ की प्रमुख नदी क्या है? इचामती, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही। कर्नाटक, कर्नाटक की जो प्रमुख नदी है वो क्या है?
आ जाते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? तमिलनाडु की राजधानी अमरावती है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, ये मध्य प्रदेश में बहती हैं। तो 42वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? पश्चिम बंगाल। आ जाते हैं 43वें प्रश्न पे। 43वां जो प्रश्न है, 43वां प्रश्न कह रहा है पीपुल्स लीडर के नाम से किसे जाना जाता है? कह रहा है जो पीपुल्स लीडर हैं, पीपुल्स लीडर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीपुल्स लीडर के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में बिहार में होता है। और ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि समय अपने समय के राजनीति में महारत हासिल थी इन्हें, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? पीपुल्स लीडर कहा जाता था। किसको? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और इन्हें मरणोपरांत 1999 ईस्वी में इन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी 11 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई गई है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में है। देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के अटल बिहारी वाजपेयी को जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, इन्हें 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी को कब दिया गया था? 2015 में भारत रत्न दिया गया था। और एक और देख लेते हैं अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान यहाँ से प्रश्न पूछता है, इन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। और इन्हें 1990 ईस्वी में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। एक और हम सभी के जो आदर्श महत्वपूर्ण एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जान लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे। और 1997 ईस्वी में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो जाता है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। और इनके इस जन्मदिन को क्या मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस। ये छात्र दिवस राष्ट्रीय छात्र दिवस नहीं मनाया जाता, विश्व छात्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2010 से इनके जन्मदिन को प्रत्येक 15 अक्टूबर को क्या मनाने की घोषणा की? विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। कब? 2010 से ही कर दी थी। तो 43वें का जो सही उत्तर हो गया जयप्रकाश नारायण। मेरा भारत मेरा युवा भारत स्वायत्त जो निकाय है, इसकी स्थापना किसने की है? पूछ रहा है कि जो मेरा युवा भारत स्वायत्त निकाय है, इसकी स्थापना किसने की है? केंद्र सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार और पंजाब सरकार। तो इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना जो की है वो केंद्र सरकार ने की है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की है। क्या? मेरा युवा भारत क्यों की है? युवाओं के विकास के लिए उसने एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की है, जिसे नाम क्या दिया है? मेरा युवा भारत। ये किसके लिए है? युवाओं के विकास के लिए है। युवाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास करना है। और 15 से 29 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है, सबके लिए नहीं। कब से? 15 से 29 वर्ष की जो आयु के जो लोग होते हैं वही युवा माने जाते हैं। बाकी उसके बाद वाले क्या माने जाते हैं? वो बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो फिर ये जो युवा क्या आएंगे? मेरा युवा भारत में 15 से 19 वर्ष की आयु के लोग ही शामिल होंगे। तो 44वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? केंद्र सरकार। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। 45वां जो प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में किस विभाग ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो ए हेल्प जो कार्यक्रम जो शुरू किया है वो किसने शुरू किया है? पशुपालन और डेयरी विभाग ने शुरू किया है। ए हेल्प जो
विभाग है, ये हेल्प जो कार्यक्रम, इसकी शुरुआत किसने की है? पशुपालन और डेयरी विभाग। इसकी शुरुआत कहाँ की? झारखंड राज्य में। स्वास्थ्य और पशुधन जो उत्पादन विस्तार के लिए झारखंड राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। आ जाते हैं 46वें प्रश्न पे। 46वां प्रश्न क्या कह रहा है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता किसके द्वारा, किसने संभाली है? अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि इसकी किसने संभाली है? श्रीलंका ने संभाली है। तो 47वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 47वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत द्वारा पहला डिफेंस टेक शो ईस्ट टेक कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में पहला जो पूर्वोत्तर भारत का जो डिफेंस जो टेक शो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ? ईस्ट टेक कहाँ प्रारंभ हुआ? ये असम में प्रारंभ हुआ। असम में ये चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत असम में हुई है। तो इसका 47वां का सही उत्तर क्या है? असम। आ जाते हैं 48वें प्रश्न पे। 48वां प्रश्न कह रहा है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? अभी इजराइल में जो गाजा पट्टी के हमास आतंकवादी और इजरायलियों के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पे जो इजराइल में जो फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको वहां से वापस लाने के लिए कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो जो फंसे भारतीय थे, तालिबान द्वारा जब उस पर आक्रमण किया गया, वहां जो फंसे जो भारतीय थे उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो 48वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑपरेशन अजय। आ जाते हैं 49वें प्रश्न पे। 49वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने नीर जल महोत्सव का आयोजन किया? हाल ही में नीर जल महोत्सव का आयोजन किसने किया है? तो ये त्रिपुरा ने किया है। इसका जो आयोजन किया है वो किसने किया है? वो त्रिपुरा राज्य ने किया है। नीर जल महोत्सव का आयोजन किसने किया? त्रिपुरा राज्य ने किया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। अगरतला क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य क्या है? त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा। माणिक साहा क्या है? त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। तो नीर जल महोत्सव का आयोजन किसने किया? त्रिपुरा राज्य ने किया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। आ जाते हैं अंतिम जो प्रश्न है, अक्टूबर माह के पार्ट 1 का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है? कह रहा है कि अभी हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया। इसलिए लॉन्च किया क्योंकि ये जो नीलगिरी तहर है ये एक लुप्त प्राय पशु है। इसको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है यही पूछ रहा है। तो ये जो लॉन्च किया गया है वो तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? अमरावती। ये सभी आप लोग जानते हैं। तो ये रहा अक्टूबर माह के जो प्रारंभ के कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उनका मैंने संकलन किया। साथ ही साथ उससे संबंधित जो प्रमुख जो तथ्य हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन सबके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अब पार्ट 2, इसका जो पार्ट 2 है वो फर्स्ट नवंबर को फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। जो अक्टूबर माह में जो बचे हुए जो अक्टूबर माह के जो प्रमुख करंट अफेयर्स होंगे और उससे संबंधित जो तथ्य होंगे उसकी चर्चा हम नवंबर 1 में कर लेंगे। तो इसका आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर आरओ या पेट एग्जाम, सभी जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।